हेलो बच्चों, नमस्कार। और भालो तो होंगे ही। ईटीपी का एग्जाम जो इतना अच्छा गया आप लोगों का, तो अब बारी है हम लोगों की लास्ट सब्जेक्ट बीएसटी की। तो चलिए, आज का वीडियो स्पेशल है बीएसटी को लेकर। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे बीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और डील करते जाएंगे एक एक टॉपिक। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मैनेजमेंट। सर, मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मैनेज करना। ठीक है, हम लोग जनरली सोचते हैं कि मैनेज करना मतलब एक बिजनेस को मैनेज करना, और ये हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो वो बिजनेस से रिलेटेड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बताया गया है कि मैनेजमेंट वैसी क्रियाएं हैं, वैसी एक्टिविटीज है जो हर जगह यूज की जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कॉलेज, हर जगह, यहां तक कि यूनिवर्स तक में इसको यूज किया गया। मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। समझ में आ गई? तो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, हर जगह यूज किया जाता है। तो पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये पढ़ लेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट में सबसे मेन चीजें हैं इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। याद रखोगे, कहीं भी इफेक्टिवनेस अगर यूज किया गया प्रभावपूर्ण, और कहीं भी इफिशियंसी यूज किया कुशलता, तो याद रखोगे प्रभावपूर्ण मतलब टाइम कंज्यूमिंग। अगर इफेक्टिवनेस लिखा हुआ है मतलब हम कम समय में उस काम को पूरा कर लेंगे, और कहीं इफिशियंसी लिखा हुआ है तो याद रखोगे कम कॉस्ट पर हम उसको पूरा कर लेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो याद रखोगे इफेक्टिवनेस मतलब हम लोग कम समय में पूरा कर लेंगे, इफिशियंसी मतलब हम लोग कम कॉस्ट पर पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने लेवल का होता है ये तो आपने बीएसटी में पढ़ ही रखा होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। मैनेज जब भी किया जाता है तो उसमें 3 क्राइटेरिया बनाई जाती है। टॉप मतलब ऊपर वाले बॉस जो हम लोगों का प्लान करते हैं, ठीक, और उसको फिर एग्जीक्यूट कौन करता है? तो प्लान की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, किससे काम करवाना है, वो सारे मिडिल लेवल बनाते हैं। और लास्ट होता है लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखोगे, लोअर बोले या सुपरवाइजरी बोले, सबसे नीचे वाला जो काम को पूरा करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो काम को पूरा करने वाले को हम लोग लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या क्या है, मैनेजमेंट करता क्या क्या है? तो याद रखोगे, सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। इसको ऐसे याद रखोगे कि हमने एक दुकान खोलने का प्लान किया, तो सबसे पहला जो होता है आपका प्लान करना। कोई भी चीज होगा, आप बीएसटी के एग्जाम के लिए अभी प्लान करोगे, समझ गए? तो सबसे पहला जो बिजनेस में होता है वो होता है प्लानिंग, नियोजन करना। ठीक, अच्छा, हमने सोच लिया एक दुकान खोलना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? दुकान लेंगे, फर्नीचर बनवाएंगे, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले होता है प्लानिंग, फिर उसमें हम ऐसे याद रखोगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग प्लान कर लिए दुकान खोलना है, फिर फर्नीचर बनवाना है, मतलब ऑर्गेनाइज कर लिए, संगठन बना लिए। अच्छा, अब उसमें स्टाफों को तो लगाना होगा ना, काम अकेले थोड़े करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट हमेशा करता है काम को अकेले मत कीजिए, ये ग्रुप एक्टिविटी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया स्टाफिंग, स्टाफ को लगा दिए। अच्छा, स्टाफों को बताओगे या नहीं बताओगे कि क्या काम करना है? हाँ सर, तो स्टाफों को बताना होगा कि आपको करना क्या है, दैट इज डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। उनको निर्देश देना है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इतने पैसे पे बेचना है, ये कलेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। समझ गए? तो पहले प्लान करेंगे, फिर दुकान का सेटअप तैयार करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसमें स्टाफों को बैठाएंगे, दैट इज स्टाफिंग, फिर उन लोगों को डायरेक्शन देंगे करना क्या क्या है। और अगर देखेंगे वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना मतलब उनको कंट्रोल करना। समझ गए? अगर काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ये इसके फंक्शंस हैं। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखोगे, आपने पढ़ा भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ है। आर्ट क्यों है सर? क्योंकि ये प्रबंध जो है, मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है, दूसरों से काम करवाने की एक कला है। मैनेजमेंट क्या होता है ना, हम खुद नहीं काम करते, हम सबसे काम करवाते हैं, क्योंकि बॉस के लिए उसका स्टाफ जो है ना वो अच्छा नहीं है, अच्छा स्टाफ के लिए उसका बॉस जो है वो अच्छा नहीं है। इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन? मैंने बताया भी था, सास बहू का रिलेशन। किसी भी सास के लिए उसकी बहू अच्छी नहीं है और किसी भी बहू के लिए उसकी सास अच्छी नहीं है। वैसे वर्कर्स के लिए उसका बॉस अच्छा नहीं है और बॉस के लिए उसके वर्कर्स अच्छे नहीं है। तो काम होगा कैसे? तो बीच में आता है मैनेजमेंट, दोनों को मैनेज करना। तो याद रखोगे, मैनेज करना, प्रबंध क्या है? दूसरों से काम करवाने की कला है, एक कला है, मतलब आर्ट है। और साइंस क्यों है? क्योंकि ये रूल बेस्ड है। ठीक है ना, ये हमेशा एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा और कर लिया।
हम लोग सबका एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर काम करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली दवा लिख देता है या चेकआउट करता है? सर चेकअप करता है, उसके बाद दवा लिखता है। अच्छा, मान लो मेरा ये पेन नहीं बिक रहा, तो हम डायरेक्टली इसमें कुछ भी कर देंगे या चेकआउट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों से पूछेंगे, सर्वे करेंगे, स्कैन करेंगे, या आपने ईटीपी में भी पढ़ रखा था मार्केट स्कैनिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो हम पहले स्कैन करेंगे, मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे, दैट इज अ साइंस। तो ये बोथ है, ठीक। फटाफट नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? टुवर्ड्स ऑल, क्या सभी के लिए है, या सिर्फ और सिर्फ टुवर्ड्स इंप्लॉइज के लिए है, या टुवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए है, या टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स के, उपभोक्ता के लिए? तो याद रखोगे, मैनेजमेंट करना मतलब सिंगल पर्सन नहीं, सबके लिए, सबको फुलफिल करना, सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। याद रखोगे, मैंने बताया मैनेजमेंट क्या है? दूसरों के से काम करवाने की कला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने को भूल जाएं, हम काम ना करें। ये ग्रुप एक्टिविटी है, सब मिलकर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो याद रखोगे टुवर्ड्स द ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज। मैनेजमेंट एक पेशा है, ये किसने कहा है? तो याद रखोगे इसका आंसर होगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। आपको सारे ऑप्शन नहीं देखने हैं, आपको देखना है कि किसका है। ज्यादा ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज जाएगा। बस याद रखोगे कि ये किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो इसको कहा है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सर नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे एप्ले ने कहा है। इसने कहा है एप्ले ने, लॉरेंस ए एप्ले ने इसको कहा है, ठीक। स्टेटमेंट आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे, एक स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? एन इनबॉर्न एबिलिटी है, या एक्वायर एबिलिटी है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो याद रखोगे मैनेजमेंट बोथ है, हम लोग इसको सीखते भी है और इसमें हमारे जन्मजात भी गुण होते हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज भी होती है। सर एग्जांपल थोड़ा बता दे, ध्यान से सुनोगे। मैनेजमेंट मतलब एक लीडरशिप। एक लीडर जो होता है ना, वो जन्म के साथ आप में क्वालिटी होती है। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर हम चाहें कि हम भी जाकर लीडर बन जाए दूसरों की तरह, जैसे होता है ना क्लासरूम में एक लीडर होता है, एक बॉस होता है, कॉलर खड़ा करके सबको पिटता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी कॉलर खड़े कर ले और हम लोग भी बॉस बन जाए, तो ऐसा नहीं होता, हम पिटा कर आ जाते हैं क्योंकि हम में वो क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर एक डिसीजन ले पाओ, ठीक है। ये इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो सब में नहीं होती है, ठीक। और दूसरा, क्योंकि ये मैनेजमेंट है, हम इसको पढ़ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, तो इसको एक्वायर भी किया जा सकता है। तो ये बोथ है, दोनों की क्वालिटीज है। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट कहता है कि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन अपने समय का कितना भाग व्यय करता है? तो याद रखोगे इसमें 35%, क्योंकि टॉप लेवल ज्यादा नहीं करता है, ज्यादा मिडिल लेवल और लोअर लेवल करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि काम पूरा किसको करना है? प्लान बनाना है मिडिल को, और काम पूरा करना है लोअर को, ठीक है। तो टॉप लेवल 35% मतलब कम करता है, ठीक है, सबसे कम, क्योंकि वो सिर्फ बना देता है कि भैया हाँ बॉस है, हमको इतना टर्नओवर चाहिए, बस कैसे होगा क्या होगा वो नहीं पता, कैसे होगा क्या होगा वो मिडिल लेवल करेगा, और उसको करेगा पूरा कौन? लोअर लेवल, ठीक। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट याद रखोगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और इसके अलावा एक और होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन करना। अगर हम तालमेल सब में नहीं बिठाएंगे तो कभी भी काम पूरा नहीं होगा, समझ रहे हो? तो कोऑर्डिनेट करना, जैसे मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। अगर मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं बनता है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना। अगर हमने प्लान कर लिया और प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन या उससे स्टाफ से नहीं मिलता जुलता, तो फिर वो काम पूरा अच्छा से नहीं होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। तो यहां क्वेश्चन कहता है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, ऑब्वियसली क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, ठीक, सबसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। देखिए एक्चुअली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इतने हैं, कितने? 5, लेकिन जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग कितने हैं? 4। याद रखोगे जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग है 4। अच्छा कुंटेज ओडॉनेल, उसी को कुंटेज ओडॉनेल के अकॉर्डिंग कितने हैं सर? अकॉर्डिंग टू कुंटेज ओडॉनेल, कुंटेज ओडॉनेल ने बताया है मैनेजमेंट को 5। तो
तो याद रखोगे जॉर्ज आर टेरी ने बताया 4, कुंटेज और डॉनेल ने बताया इसको 5 इसके फंक्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टैब्लिश्ड कौन करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नन ऑफ दिस। तो याद रखोगे कोऑर्डिनेशन जो है वो टॉप लेवल आपका मैनेज करता है, स्टैब्लिश करता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो। ऐसा होगा क्या कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे फिर भी काम हो रहा है? नहीं सर, ये ऐच्छिक नहीं हो सकता। दूसरा क्या है वॉलंटरी के बाद, नेसेसरी। हाँ सर ये हो सकता है, नेसेसरी बहुत जरूरी है सर, कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो याद रखोगे कोऑर्डिनेशन जो है वो नेसेसरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है हाउ मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने प्रकार हैं, कितने लेवल हैं, ठीक है, कितने स्तर होते हैं? तो सर 1, 2 और 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो, ठीक है। और इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके सारे नेचर हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने सब्जेक्टिव वाले लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस में, जो इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। याद रखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बनाया गया है 2 के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर होता क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैनेजमेंट करने के रूल्स क्या है, हम कैसे मैनेज करेंगे, वो बनाया है 2 लोगों ने। तो याद रखोगे पहला बनाया हेनरी फ्योल ने और दूसरा बनाया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। हेनरी फ्योल जिनका जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस में, ये याद रखना आपको। और एफ.डब्ल्यू. टेलर जिनका जन्म हुआ था 1856 में यूएसए में, इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। ये वहां पर एक माइनिंग इंजीनियर थे। तो याद रखोगे अगर पूछा जाए हेनरी फ्योल कौन थे तो याद रखोगे माइनिंग इंजीनियर, और एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो कौन थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक। यूएसए में उनका जन्म हुआ था, इनका फ्रांस में जन्म हुआ था। इन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाया, 14 इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत बनाए, और इन्होंने बनाया है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है तो याद रखोगे एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनको ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें क्या याद रखना है, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इन लोगों ने आगे रिसर्च करके बताया कि किसी भी लोगों से काम करवाना है तो 2 तरह की स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। कुछ लोग होते हैं बहुत ही काम करने वाले, और कुछ लोग होते हैं बहुत ही लेजीपन वाले, कोढ़िया जिनको कहते हैं, जिनको काम करने में एकदम मजा नहीं आता, ठीक। तो उनके लिए बनाया गया टाइम स्टडी। जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए बनाया गया शिफ्ट, ठीक। उनको बनाया गया कि 6 घंटा 5 घंटा कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, वो टाइम स्टडी बताता है कि 6 घंटा काम करो घर जाओ। अच्छा, जो लोग काम नहीं करते थे उनके लिए बनाया गया मोशन स्टडी, गति अध्ययन, मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तुमको 6 घंटा या 10 घंटा या 15 घंटा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता है टाइम दिया जाएगा तो तुम सो जाओगे। तो इसलिए उनको दिया गया कि तुम इतना काम करके जाओ, पैसा लेकर जाओ, तुम जितने घंटे में करो। समझ में आ गई? तो 2 अध्ययन किया गया। एक अगर आपका आ सकता है फैटिग स्टडी, फैटिग मतलब होता है थकान। वहां पर लोगों को देखा गया कि लोग कितने देर में थक जाएंगे और बीच में कितना ब्रेक दिया जाए, उसको फैटिग स्टडी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे होगे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मानसिक क्रांति। देखिए लोगों से काम करवाना होगा तो उसकी मानसिक क्रांति, मन से अगर आपको कोई काम करना है तो ही आप कर पाओगे। जैसे हम लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता, कितना भी फोर्स किया जाए आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन जिस दिन आपको मन लगेगा आप खुद से पढ़ोगे, कितना भी कोई रोक ले आप खुद से पढ़ोगे और उस काम को करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें, कितना भी कोई रोक ले। तो यहां पर बताया गया है कि अगर आपको काम करवाना तो मेंटल रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कहता है मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, किसका एसेंस है, ऑब्वियसली साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट ही साइंस को स्टडी करके बनाया गया है, रूल्स बनाया गया ताकि आपका मन में क्रांति आए और आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाओ। तो याद रखोगे इसका आंसर है साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। उन्होंने क्या बनाया, मोशन स्टडी बनाया, फैटिग स्टडी बनाया, टाइम स्टडी बनाया। तो मैंने बताया अभी तीनों। तो यहां पर याद रखोगे टेलर ने तीनों का अध्ययन किया और तीनों बनाया है, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी। इसका आंसर होगा सी, बोथ, तीनों।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, वेजेस गिवन टू द वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में परंपरागत प्रबंध है, उसमें श्रमिकों को क्या दिया जाता था, तो कम वेजेस दी जाती थी। ठीक है, कम वेजेस दी जाती थी, अकॉर्डिंग टू द वर्क नहीं दिया जाता था, कम वेजेस दिया जाता था, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो गया लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट कहता है वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। अगर हम मैनेजमेंट यूज करें, देखिए कोई भी चीज अगर पूछा जाए हमेशा याद रखोगे हमको प्रॉफिट ही होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो हम मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है हमारे बिजनेस को ग्रो करना। अगर हम मैनेजमेंट यूज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस डिक्रीज करेगा। तो हमेशा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो या तो इंक्रीज होगा, या तो ग्रो होगा, या तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर, हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ द वर्कर्स आर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, क्या होती है। अच्छा, अब याद रखोगे हम ज्यादा काम करवाएंगे, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट हम टूल्स यूज कर रहे हैं, हम मशीन यूज कर रहे हैं, तो लोगों से ज्यादा काम करवाएंगे या कम काम होगा, कम समय में काम हो जाएगा ना। तो घंटा वहां पर पूछ रहा है ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, सर कम समय में अच्छा काम हो पाएगा, तो यहां डिक्रीज, घंटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आवर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। याद रखोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था 1913 में, 1913 इसका राइट आंसर है, 1913। फिर कहता है हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे, तो याद रखोगे 14 प्रिंसिपल बनाए हैं हेनरी फ्योल ने, तो 14 प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन। हेनरी फ्योल ने जन्म कहां लिया था, देख लो हेनरी फ्योल ने कहां जन्म लिया था, सर फ्रांस में, फ्रांस में का जन्म हुआ था हेनरी फ्योल का। सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यूनिवर्सल होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। तो सर डायनेमिक मतलब चेंजेबल, फ्लेक्सिबल मतलब उसको चेंज किया जा सकता है समय के अकॉर्डिंग, जितना भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, हाँ सर। और यूनिवर्सली हर जगह यूज होगा ना, कि एक ही जगह यूज होगा, सर हर जगह यूज होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण, जो आपने ईटीपी में पढ़ रखा था। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, हमने पढ़ रखा है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंटरनल क्या है, हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या है, मतलब अंदर की चीजें, हमारे बिजनेस के अंदर की चीजें, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे लिए, और प्रोडक्शन हम किस चीज का करते हैं, ये इंटरनल है। ठीक, इन्वायरमेंट हमारा। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, तो एक्सटर्नल याद रखोगे माइक्रो एंड मैक्रो, दो तरह के आते हैं। माइक्रो में क्या है, हमारे बाहर के कस्टमर हो गए, देखिए बाहर कंपटीटर्स हो गए हमारे बाहर, सप्लायर्स हो गए हमारे बाहर, पब्लिक हो गई हमारे बाहर। ठीक, ये छोटे लेवल पर इंडिविजुअली को देखते हैं, हमेशा याद रखोगे माइक्रो लेवल मतलब एक एक को देखते हैं, क्योंकि हम एक कस्टमर को देखते हैं, हम एक कंपटीटर्स को देखते हैं, या एक सप्लायर को, एक एक को अकेले अकेले देखते हैं इंडिविजुअली। अच्छा, मैक्रो, मैक्रो में एक एक को नहीं देखा जाता, क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी, पॉलिटिकल, हमारा पूरा देश का पॉलिसीज क्या बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है, वो पॉलिटिकल हो गया। ठीक, सोशल, समाज, समाज एक से मिलकर नहीं बना, ग्रुप ऑफ पीपल, समाज हमारा एक्सटर्नल मैक्रो में है। लीगल, रूल्स क्या सबके लिए है, एक एक के लिए अलग अलग है, सर सबके लिए है। ठीक है, लीगल और टेक्निकल, ये सारे हमारे एक्सटर्नल है, जो अफेक्ट करते हैं हमारे व्यावसायिक वातावरण मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक, अच्छा इसमें और एक मेन टॉपिक क्या है सर, मेन टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, एक और बात याद रखोगे आप लोग, वीडियो को स्किप करके मत देखोगे, क्योंकि बीच में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताता रहता हूं, अगर वो पॉइंट स्किप हो गया तो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखोगे, ज्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं, शॉर्ट में मैंने सारे चैप्टर को कवर अप कर रखा है, और अगर आप इसको देख लेते हो तो आपने देखा भी है अभी तक का एग्जाम कि इसको कवर अप कर लेने से आपके फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर को कवर कर लेता है, समझ में आ गया, तो याद रखोगे। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था सर, याद रखोगे कि बिजनेस हमारा जो था, हमारे जो व्यापार थे वो बहुत ही डाउनफॉल में चले गए थे। कब, 1991 में। तो हमारी गवर्नमेंट ने अपनी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए रूल्स निकाला, जिसको एलपीजी शॉर्ट में कहते हैं, एलपीजी याद रखोगे। इसका मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएंगे।
ठीक है, मैं उसमें वहां और डील कर दूंगा। तो याद रखोगे हमारा जो बिजनेस था उस समय डाउनफॉल में चल गया था, क्योंकि सारे बिजनेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो अब हमारे पास फंड नहीं है कि हम देश चला पाएं, तो अब क्या किया जाए, सारे रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए। तो पहला आया लिबरलाइजेशन, जिसमें लाइसेंस एंड कोटा, याद रखोगे एल से लिबरलाइजेशन, एल से लाइसेंस कोटास खत्म किया गया। तो इसमें सारे लाइसेंस हटा दिए गए। पहले क्या था ना, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो इसको हटाया गया गवर्नमेंट के लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। मैंने कहा सारी कंपनीज पे गवर्नमेंट का अधिकार था, तो गवर्नमेंट ने उसको धीरे धीरे प्राइवेट किया। जैसे रेलवेज को अभी देखो प्राइवेट किया जा रहा है, बैंक्स को प्राइवेट किया जा रहा है, ताकि काम अच्छे से हो पाए। तो प्राइवेटाइजेशन क्या किया गया, गवर्नमेंट अपने जो शेयर होल्डर्स थी, अपने शेयर टेक करके रखी थी जिसको, उसको उसने धीरे धीरे कम किया। एंड द ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मतलब पूरे विश्व के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, मतलब बाहर से हम खरीदेंगे भी, बाहर को बेचेंगे भी। पहले रिस्ट्रिक्शन था, हम ना ही ज्यादा खरीद सकते थे ना ही ज्यादा बेच सकते थे, तो उसको भी कर दिया गया कि जाओ फ्री होकर खरीदो और फ्री होकर बेचो। इसको कहा गया एलपीजी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव इसके। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाई गई थी सर, 1991 में, याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी से या इकोनॉमिक सिस्टम से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखोगे सारी चीजों से ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है इसका, कहता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। मेन कंपोनेंट्स क्या थे, इसका ऑप्शन है पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखोगे ऑल ऑफ दीज। मैंने बताया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज। सर लिबरलाइजेशन लाया गया, लाइसेंस कोटास को हटाया गया, तो क्या यह सफल रहा, हाँ भाई हाँ सफल रहा, तो यह सक्सेसफुल रहा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सुनोगे ध्यान से। सर अनसर्टेनिटी, क्या इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, हाँ सर अनसर्टेन तो होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा दूसरा एम्प्लॉय, सर बिजनेस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय क्या है मतलब, चलिए अच्छा तीसरा देखते हैं। सर रिलेटिवली, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हाँ सर सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ भी चेंज होगा तो सारी चीजों में चेंजेस आएगा, रिलेटिवली है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, सर ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ सर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सिंगल फैक्टर जो है वो बिजनेस को इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, समझ में आ गया। तो सर ये तीनों है, तो क्या होगा आंसर, एम्प्लॉयज नहीं है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया था, सर किस में किया था, लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में। तो याद रखोगे लिबरलाइजेशन में मैंने बताया लाइसेंस एंड कोटास हटाया गया था, मतलब रिस्ट्रिक्शन हटाया गया था। ठीक, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट किया गया था, ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया गया था। समझ में आ गई बातें, तो यहां इसका आंसर होगा लिबरलाइजेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना, मैंने बताया था प्लान क्या होता है फ्यूचर के लिए, आगे हम लोगों को करना क्या है। सर बीएसटी के एग्जाम को कैसे देने हैं उसके लिए अभी आपको प्लान करना होगा, क्या पढ़ के जाना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, क्या करना है आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। तो याद रखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, किसके लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आ गई बातें, तो प्लान तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, इसको जब हम लोग लॉन्ग में जाएंगे तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखोगे प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, सर शॉर्ट टर्म के लिए या मिडिल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो सोचो आप अभी एग्जाम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो कि नहीं प्लान, कि बीएसटी के एग्जाम के लिए हम लोग क्या करना है, हाँ सर। अच्छा मिडिल टर्म 12 के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे, हाँ। अच्छा लॉन्ग टर्म शादी ब्याह करना है सर, आगे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, हाँ सर। तो प्लान हमेशा सबके लिए होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट कहता है प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज। याद रखोगे ये हमने एटीपी में पढ़ रखा था, एलन इज द राइट आंसर। ठीक, इसका आंसर होगा एलन। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार की है, अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लान्स आर। याद रखोगे जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग 4 हैं,
प्लान कितने हैं? 4 हैं, ये याद रखोगे, ये आ सकता है क्वेश्चन। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किसके लिए किया जाता है सर? पास्ट के लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, या प्रेजेंट के लिए किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखोगे प्लानिंग हमेशा हम लोग आगे के लिए करते हैं, पास्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता। और अभी तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, इसके लिए प्लान क्या किया जाए? तो हमेशा हम लोग प्लान फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है? इसका आंसर है फ्यूचर। नेक्स्ट, अ गुड प्लान इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल, रिजिड। याद रखोगे एक अच्छा प्लान क्या होता है? फ्लेक्सिबल, मतलब समय के अकॉर्डिंग अगर हम उसको चेंज कर लें तो एक गुड प्लान है। मतलब ये नहीं हुआ तो हम लोग ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो हम लोग ये कर लेंगे। जैसे आप लोग प्लान बना के जाते हो ना एग्जाम में, यहाँ बगल वाले से देख के लिख लेंगे, वो नहीं हुआ तो जाएंगे वॉशरूम, वॉशरूम से हम चीट्स निकालेंगे, उसको लेकर लिख लेंगे, वो नहीं हुआ तो किसी को पकड़ेंगे, बोलेंगे बताओ, वगैरह वगैरह। बोलते क्यों नहीं? नहीं सर, हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग पढ़ कर जाते हैं, है ना? चलिए, तो ये बातें याद रखोगे कि गुड प्लान क्या होता है? फ्लैक्सिबल होता है, इज द पॉइंट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सर, प्लानिंग के लिमिटेशन क्या नहीं है? प्लानिंग की लिमिटेशन क्या नहीं है? पहला कहता है रिजिडिटी। हाँ सर, रिजिडिटी, प्लान अगर हमने कर लिया तो हम उससे फिर हम लोग आगे उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने साड़ी की फैक्ट्री लगाई, साड़ी बनाने की मशीन लगाई, उसमें आइसक्रीम बना सकते हैं? नहीं सर। तो प्लान कर लिया तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, ये रिजिड होता है, ठीक? तो ये लिमिटेशन है। वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ सर, प्लान 1-2 घंटे में नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ सोचे हो गया प्लान, चलो चलो कर लेते हैं, नहीं, प्लान के लिए टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? बेसिस ऑफ कंट्रोल। सर ये इसका आंसर नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? ह्यूज कॉस्ट। हाँ सर, प्लान करने में ह्यूज कॉस्ट लगता है। ह्यूज कॉस्ट क्यों लगता है? क्योंकि प्लान आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए जिसका मेंटल एक्सपीरियंस है, या फिर जिसको सोचने समझने की शक्ति है, या हायर प्रोफेशनल्स लोग। आम आदमी तो नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए तो बाबा चाहिए ना, आगे के फ्यूचर की बातें बता रहा है कि बेटा देखो फ्यूचर में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम ऐसा काम करो, ऐसा होगा। बोलते क्यों नहीं? तो याद रखोगे प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है, जो आगे को स्टडी कर पाए, सारी बेसिक चीजों को देखे और स्टडी कर पाए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? तो याद रखोगे इसका आंसर है बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक? इसका आंसर है बेसिस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्या कहता है? द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप है? प्लानिंग कब करते हैं हम लोग? दूसरे तीसरे, देखोगे मैनेजमेंट का फंक्शन मैंने बताया था क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले क्या बनाया था? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? सबसे पहला स्टेज होता है मैनेजमेंट का, ठीक? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। याद रखोगे ये इसका फ्लो चार्ट है, आप लोग हर एक टॉपिक का फ्लो चार्ट जरूर कॉपी करें, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। याद रखोगे फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज बनाती है, जो मैनेजमेंट बनाता है कि मुझे ऐसे संगठन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक स्कूल है और स्कूल में जब क्लासेस चलती है तो आपको किस क्लास में किस बेंच पर बैठना है ये टीचर्स डिसाइड करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे बैठना है। या फिर अगर हम लोग ऑफिस की बात करें, एक ऑफिस में, बैंक में मैनेजर कहां बैठेगा, क्लर्क कहां बैठेगा, कौन किसके साथ काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो तय करता है, ये टॉप मैनेजमेंट तय करती है कि आपको इसके साथ काम करना है, भले ही आपका मन हो या मन ना हो। याद रखोगे आपका मन हो या ना हो, ये फोर्सफुली आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपको ऐसे इसके साथ काम करना है। दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक? अच्छा, लंच ब्रेक हो गया, तो अब क्या कोई किसी को रोक सकता है कि आप इसके साथ? नहीं सर, गॉसिप करना है हमको, जिसके साथ पसंद होगा। हो सकता है कि बॉस पियोन के साथ लंच करे, हो सकता है कि कलर किसी मैनेजर के साथ लंच करे और गॉसिप करे, समझ गए? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म तय नहीं करती है, जो हम लोगों के इंटरनल अट्रैक्शन से, लव से, अफेक्शन से क्रिएट होता है, जो हम लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है? ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेटा जो है ना वो बहुत ही स्लो जाता है, इसमें डेटा बहुत ही लार्ज स्केल पर बहुत ही स्पीड में जाता है। आपको पता ही है इसमें गॉसिप हो रहा है तो डेटा तो बहुत ज्यादा जाएगा और बहुत ही लार्ज स्केल पे जाएगा, और क्योंकि ये सिस्टमैटिक ढंग से जाता है इसलिए इसमें स्लो जाता है, ठीक है? तो ये ऑफिस के थ्रू बनाया जाता है, ये हम लोगों का खुद के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक?
आगे चलते हैं। उसके बाद होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब होता है भारापण, भार अर्पण कर देना। जब लार्ज स्केल की फर्म होती है, काम बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग को वर्क लोड होता है, और वर्क लोड होने की वजह से हम लोग अपने भार को अर्पण कर देते हैं, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ऑथोरिटी को नीचे वालों को दे देते हैं कि लो भाई मेरा काम कर दो, 2 फाइल है, लो एक फाइल तुम चेक कर दो, एक फाइल तुम चेक कर दो। तो भारापण मतलब डेलीगेशन में ट्रांसफर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मेरे क्लास में पूरे हल्ले हो रहे हैं, ठीक है ना, सारे कोई हो हल्ला कर रहे हैं। एज ए टीचर मैं आता हूं, देखता हूं हल्ला हो रहा है, मैंने एक बच्चे को उठाया और बोला कि सुनो, मैं तुम्हें मॉनिटर बनाता हूं और तुम इस क्लास को शांत करवाओ। ठीक, अब मैं चला जाता हूं, क्लास से वापस आता हूं, दोबारा देखता हूं क्लास में हल्ला हो ही रहा है। अब मैं पूरी क्लास को मारूंगा या उस मॉनिटर को मारूंगा? सर मॉनिटर को। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी क्लास को शांत करवाने की, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? वो कहता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिए, अब ऑथोरिटी तो दीजिए, पावर तो दीजिए, फिर देखिए कि एक भी हल्ला नहीं होगा। मैंने बोला जाओ पावर देता हूं, जो हल्ला करे कूट दो, मार दो, पीट दो। अब क्या हुआ, मैं दोबारा जाता हूं, आता हूं और मैंने देखा कि क्लास जो है वो पूरी तरह से शांत है। सर ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने उसको ऑथोरिटी दी थी, जो जो बातें कर रहे थे उनकी जुबान को उसने निकाल कर 2 गिट्ठे लगा दिए, समझते हो ना, गाठ, उनको गांठ लगा दिया एज एग्जाम्पल। तो समझोगे ऑथोरिटी मिलेगी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होगी। तो याद रखोगे दोनों साथ साथ चलना जरूरी है। अब मैं आऊंगा तो पूछूंगा किससे? उसी मॉनिटर से कि भाई क्लास शांत है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो जवाब उसी को देना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। समझ में आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाब कौन देगा इसका? ठीक, मैंने एरो बना रखा है, इस एरो का भी मतलब समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी हमेशा नीचे की ओर जाता है, मतलब हम अपने से नीचे वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ऑथोरिटी देंगे। हम अपने बॉस को नहीं दे देंगे काम कि बॉस मेरा काम कर दो, तो मेरी फाइल चेक कर दो। तो याद रखोगे ये नीचे की ओर जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बता दोगे ये नीचे की ओर। अकाउंटेबिलिटी ऊपर की ओर, क्योंकि जवाब हमेशा ऊपर वाले को देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा भाई आता है और बोलता है बीएसटी के कितने चैप्टर्स याद हो गए हैं आपको, मुझे सुनाओ। आपका छोटा भाई आपसे सवाल कर रहा है, आप क्या करोगे? सुनो इधर आओ। आप उसको प्यार से बुलाओगे और 2-3 कान में लगाओगे और बोलोगे भागो यहां से, क्योंकि वो कौन होता है हमसे पूछने वाला, हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। वही आपके पापा आकर पूछे कि बेटा बताओ कितना चैप्टर याद हुआ, तो आप बताओगे कि नहीं? हाँ सर, खड़ा हो गए, तुरंत बताना स्टार्ट कर दिए, ये चैप्टर पढ़े। तो याद रखोगे जवाब हमेशा हम ऊपर वाले को देते हैं, अपने से ऊपर वाले को। इसलिए अकाउंटेबिलिटी क्या है? ऊपर वाले के लिए है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नीचे वाले के लिए। आप अपने पापा को नहीं बोलोगे 1 गिलास पानी लाने के लिए, आप अपने छोटे भाई को बोलोगे, अपने से नीचे वाले को बोलोगे कि पानी लेकर आओ। ठीक, समझ में आ रही है ना बातें? ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी नीचे वालों के लिए है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ऊपर वालों को हम देते हैं जवाब। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब जब पावर और ऑथोरिटी एक के पास हो तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कैसे याद रखोगे? केंद्रीकरण, केंद्र एक बिंदु है, सेंटर एक बिंदु है, जब एक के हाथों में सारा पावर रहे उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब सारे पावर को बांट दिए जाए, मतलब सारे पावर को एक दूसरे में दे दिया जाए, मतलब हम किसी को भी पावर ऑथोरिटी दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर ऑथोरिटी एक के पास, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर ऑथोरिटी सबके पास ट्रांसफर हो जाती है। समझ में आ गई बातें? इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द कुंटेज और डॉनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। याद रखोगे कुंटेज और डॉनेल के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स है वो है 7। नॉर्मली जनरली 8 होता है। याद रखोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स जो है वो 8 हैं, कुंटेज और डॉनेल के अकॉर्डिंग 7 है। ठीक, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन इंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है कौन? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो याद रखोगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा? टॉप लेवल ना, जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, जो सबसे मेन है
वही ना बनाएगा, मालिक ओनर जो रहेगा वही ना बनाएगा। तो टॉप लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसमें हमारा डिसिप्लिन नहीं होता सर? मैंने बताया ना, क्लासरूम में बैठे हुए हो, ऑफिस में बैठे हो डिसिप्लिन में, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सर? फॉर्मल। अच्छा, किसी के भी साथ बैठ गए, कुछ भी हो हल्ला कर रहे हो, आप अपने गप्पे लड़ा रहे हो, अपनी चुगलियां बतिया रहे हो और गॉसिप कर रहे हो, ये कौन सा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सर यहां पर पूछता है कि देयर इज नो डिसिप्लिन, जहां डिसिप्लिन नहीं है वो क्या है? इनफॉर्मल, ठीक। अच्छा, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। किसमें फेवरेटिज्म नहीं होता है सर? तो याद रखोगे, फेवर में नहीं होता है फॉर्मल। हम यहां पर कोई भी जिसको पसंद है, जिसके साथ बैठना चाहते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। जहां बोला गया हमको वहीं बैठना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां हमारा फेवरेटिज्म का कमी होता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कहता है डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल एम्प्लॉयज। कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारी अपने अकॉर्डिंग, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। अपने आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है? देखो, हमने फ्लो चार्ट समझा दिया, हमने एग्जांपल दे दिया, आप समझ जाओगे। बैंक का मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, कोई भी एग्जांपल बस याद रखना आपको और इस क्वेश्चन को समझिए। कहता है अपने आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल? सर इनफॉर्मल। हम अपने आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, कोई बनाया नहीं जाता है। जैसे फॉर्मल टॉप लेवल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक। अच्छा, इनफॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या हो गया? इनफॉर्मल, खुद ब खुद बन जाता है, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। ऑथोरिटी कहां नहीं हम लोग ट्रांसफर करते हैं? पहला है रूटीन वर्क। रूटीन वर्क में, हाँ सर, डेली लाइफ में जो काम होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं। सीक्रेट वर्क, क्या सीक्रेट वर्क में ऑथोरिटी ट्रांसफर कर दोगे? नहीं सर, सीक्रेट बातें सीक्रेट रहती है, टॉप सीक्रेट, समझ में आ गया, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो इज द राइट आंसर, गोपनीय कार्य, सीक्रेट वर्क को ट्रांसफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इन अ लार्ज साइज ऑफ इंटरप्राइज डेलीगेशन इज। अगर लार्ज साइज है आपका, बिजनेस बहुत बड़ा है, तो डेलीगेशन क्या होगा? वॉलंटरी, आपकी इच्छा पर निर्भर है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो याद रखोगे कंपलसरी। अगर फर्म बहुत बड़ा है तो आपको जरूरी है कि आप अपने काम को बांटिए, अपने काम को किसी नीचे वाले को दीजिए, क्योंकि काम अच्छे से फिर नहीं हो पाएगा। तो डेलीगेशन जो है वो क्या हो सकता है? कंपलसरी हो जाएगा। कंपलसरी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, ठीक है। लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को लाना, भर्ती करना और उसको डालना एक राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इसी का मतलब होता है स्टाफिंग। सही लोग को सही जगह पर डालना। तो याद रखोगे स्टाफिंग इज इक्वल टू होता है रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। कहने का मतलब भर्ती प्लस चयन प्लस प्रशिक्षण। सबसे पहले लोगों की जरूरत है तो हम लोग फॉर्म निकालेंगे कि मुझे कितने की रिक्रूटमेंट है, भर्ती, फॉर्म भरे। अब उसके बाद हम लोग इंटरव्यू लेकर उसका सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन हो गया तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ताकि वो काम को और अच्छे से कर पाए। इसमें दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते सीखना, और ऑफ द जॉब का ट्रेनिंग मतलब होता है पहले सीख कर आओ फिर काम करना। सर इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू समझें। मान लो कि मुझे एक जॉब लगा बैंक क्लर्क में, ठीक है। तो बैंक मैनेजर मुझे कहता है कि काउंटर पर बैठ जाओ और देखते रहो और सीखते रहो, रसीद काटते रहो। समझ में आ गया? दैट इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखते भी रहो, पढ़ते भी रहो, पढ़ाते भी रहो, कोई नुकसान नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द, एक माइनिंग में जॉब लगा, मुझे कोयले काटने हैं। अब क्या मैं सही में माइनिंग में जाकर वहां काटूं और सीखूं? अगर मेरी से थोड़ी सी भी गलती हुई तो सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अच्छा मैं डॉक्टर बन गया, पहले मैं जाकर डायरेक्टली ऑपरेशन करता जाऊं और सीखता जाऊं? नहीं सर, आर्टिफिशियल में पहले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और सीख कर आओगे तब जाकर फिर ऑपरेशन करोगे। ये दैट इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आ गई बातें? चलिए इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव कहता है मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है, क्या वेस्ट ऑफ मनी, धन की बर्बादी है, नेसेसरी, आवश्यक है, या इन्वेस्टमेंट है? नन ऑफ दीज है। याद रखोगे इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों का कोई भी जो हम खर्च करते हैं स्टाफिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि स्टाफों को नियुक्त कर रहे हैं, वही मेरे काम को करेगा, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है।
ठीक। नेक्स्ट कहता है स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट की, या ऑल ऑफ दीज। तो सबकी जरूरत है, सबको चाहिए, सबके लिए स्टाफिंग है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या चाहिए, ठीक, रिक्रूटमेंट भर्ती है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, ऑल ऑफ दीज है, मैंने बताया ना अभी सारा कुछ है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। सर नेक्स्ट क्या कहता है, स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, या ऑल ऑफ दीज है, तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सबके लिए है, स्टाफिंग सबको जरूरत पड़ती है ना, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है इंप्लॉइज ट्रेनिंग इज, इंप्लॉय की ट्रेनिंग क्या है, नेसेसरी जरूरी है, अननेसेसरी है, कंपलसरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है सर, इंप्लॉइज अच्छे होंगे वो बिजनेस अच्छा होगा। हम अपने कंपटीटर से कैसे जीत पाएंगे, हम अपने कंपटीटर से जीत पाएंगे अगर हमारे इंप्लॉइज बढ़िया हो, ये हमने ईटीपी में भी पढ़ रखा था कि हम अपने कंपटीटर से कैसे हम जीत पाएंगे अगर हमारे इंप्लॉइज अच्छे हैं, इफिशिएंट है, कम टाइम पर काम करके दे रहे हैं, तो हम अपने कंपटीटर से जीत पाएंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है नेसेसरी। नेक्स्ट क्या है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, 1 एक बार, 2 बार, या ओकेजनली कभी कभी होती है, या कंटिन्यूअस निरंतर होती है। सर हर बार हम लोगों का होता रहता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखोगे मैनेजमेंट कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, की पॉइंट्स याद रखोगे, एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह यूज होगा, दूसरा ये कंटिन्यूअस होगा, कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं रुकता, मैनेजमेंट चलते रहता है, समझ गए, तो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्या है सर, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, क्या है, कर्मचारियों के विकास में शामिल है, क्या सर, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दीज। सर सब चीज शामिल है, ट्रांसफर भी होता है, प्रमोशन भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, ये सब चीज शामिल है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है सर, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अपॉर्चुनिटीशिप ट्रेनिंग है, या ऑल ऑफ दीज है। तो याद रखोगे ये सारे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या हमको आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो ये सारे बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट कहता है स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है, टू प्लान है, टू कंट्रोल है, टू डायरेक्शन है, सर ये सब तो फंक्शन है, और क्या है, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। सर स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही इंसान को सही जगह पर सही समय पर डालना है, स्टाफिंग कहलाता है, दैट इज द आंसर। तो इसका लास्ट होगा पॉइंट है टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशन, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्शन, कि आपको करना क्या है, कैसे काम को करने हैं। तो डायरेक्शन 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन, अभिप्रेरण। सर होता क्या है, तो याद रखोगे सुपरविजन मतलब चेकआउट करना, देखते रहना, ठीक है, विजन मतलब होता है देखना, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से देखना कि काम कैसे हो रहा है, दैट इज द सुपरविजन। लीडरशिप, अब एक लीडर देखो, लीडर और उसकी गुड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर जरूर पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। एक लीडर कैसा होना चाहिए, मैनेजर जो होता है वो जो डायरेक्शन दे रहा है वो लीडर कैसा होना चाहिए, याद रखोगे कि वो जो बता रहा है हम उसको फॉलो करें या नहीं करें, ठीक। फिर कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो कम्युनिकेशन में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बुक में दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लें। और होता है मोटिवेशन, लोगों को जब तक मोटिवेट नहीं करोगे वो काम नहीं करेंगे। तो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहले देखें कि क्या हो रहा है, फिर उनको डायरेक्शन दे एज अ लीडर, कि डायरेक्शन कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, फिर कम्युनिकेट करें, उनको समझाएं, वो जिस तरह से समझ पाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे समझो। और लास्टली होता है मोटिवेशन, अगर वैसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो मोटिवेट करो, या तो मॉनेटरी टर्म से या तो नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब या तो पैसे देकर, मतलब घूस नहीं, पैसे का मतलब है बोनस देकर, इंसेंटिव देकर, या तो नॉन मॉनेटरी मतलब अवार्ड देकर, नेम फेम करके। समझ में आया, 2 तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, जिसमें मैस्लो ने अपना एक थ्योरी बनाया है, ठीक है। तो सर ये मैस्लो हायरार्की थ्योरी क्या है, इसको बता दे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको भी ध्यान देंगे। तो मैस्लो ने बताया है कुछ स्टेप्स,
कि आप मोटिवेट कैसे होते हो। तो सबसे पहला स्टेप उसने बताया कि हम लोग अपने नेसेसरी थिंग्स के लिए, जो हम लोग को जरूरी है, शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। कोई भी इंसान काम क्यों करता है? अपनी बेसिक नीड्स के लिए। तो पहला जो स्टेप है वो है बेसिक नीड्स। अगर पहले स्टेज पे कोई इंसान काम करने आया है स्टार्टिंग में, तो उसको बेसिक नीड्स दे दो, वो काम करेगा। ठीक, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, जैसे ही उसके रोटी कपड़े और मकान पूरे हो जाते हैं, दूसरा जो उसका नीड्स है वो है सुरक्षा। मतलब अब उसको सिक्योरिटी चाहिए कि इस फर्म में हम रहने लायक हैं, मुझे आगे तक रखा जाएगा कि नहीं, या मुझे 1 साल में निकाल दिया जाएगा। तो दूसरा वो सिक्योरिटी फील करना चाहता है। पैसे तो मिल रहे हैं, रोटी तो मिल रही है, लेकिन अब उसको डर होता है कि आज रोटी मिल रही है तो कल ना मिले तो फिर कहां जाएंगे। तो उसका दूसरा जो स्टेज होता है सिक्योरिटी। अब पैसे के साथ उसको सिक्योर कर दो कि लो तुम्हें 10 साल तक अब कहीं नहीं हिला सकते, हम तुमको कर देते हैं, तुम्हारा पीएफ दे देते हैं, प्रोविडेंट फंड, रिटायर करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। दूसरा स्टेज। तीसरा क्या है? सामाजिक आवश्यकताएं। अब जैसे ही वो करता है कि पहला नीड्स बेसिक रोटी कपड़ा और मकान हो गया, अब वो सिक्योर भी हो गया, अब वो कहता है समाज। समाज में क्या है? बेसिक नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। मतलब अब उसको गाड़ी चाहिए, अब उसको घर चाहिए, समझ में आ गया। अब वो समाज के लिए, कि समाज में मेरा कोई स्तर बने, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए वो काम करता है। जैसे ही वो पूरा हो जाता है, अब उसके बाद वो आता है सम्मान के लिए। भैया मेरे पास तो पैसे भी आ गए, लोग भी जानने लगे हैं, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, अब मुझे चाहिए प्राउड फील करना, क्योंकि पैसे तो मैं कमा रहा हूं, लेकिन अब मुझे सम्मान चाहिए, अब मैं नौकर नहीं हूं। ठीक, तो वो अब नेक्स्ट स्टेज पे काम करता है सम्मान के लिए। ठीक, और उसके बाद सम्मान भी पूरा हो जाता है, तो लास्टली वो काम करता है खुद के लिए, सेल्फ नीड्स को, आत्म प्राप्ति को। ठीक है, उसके लिए, स्वयं के लिए वो काम करना चाहता है। जैसे आप सारा कुछ कर लिया, आपके पास पैसा आ गया, सारा लाइफ आप जी लिए, अब क्या होगा कि सारा कुछ करने के बाद आप सोचते हो कि चलो हम अपनी लाइफ जीते हैं, चलो हिमालय पर्वत चलते हैं, चलो यहां घूमने चलते हैं। होता है ना, अगर आप सारी चीजों को कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप अपने बारे में, खुद के बारे में सोचने लगते हो। तो ये मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी बताया है। ठीक है, जिसको मैं जब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, उसमें और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अभी इतना ही समझते हैं। चलिए आते हैं इसके फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। सर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। मेन एलिमेंट डायरेक्शन में कितने हैं? 1 2 3 4। तो आंसर इज 4। दूसरा कहता है डायरेक्शन इज रिक्वायर एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसके लिए जरूरी है? निर्देशन किसके लिए जरूरी है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखोगे इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डायरेक्शन इज परवेसिव, मतलब हर जगह यूज होता है? हाँ सर। क्या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है? हाँ सर। इसके थ्रू डायरेक्शन देंगे तो हमारा परफॉर्म होगा, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। सर क्या कंटिन्यूअस एक्टिविटीज? हाँ, डायरेक्शन बार बार देना पड़ता है, एक बार से नहीं सीखोगे, बार बार करना पड़ेगा। जैसे आपको ये वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आपका कैप्चर, देखो लास्ट एग्जाम है, लास्ट में छोड़ना नहीं है, कॉपी फाड़ के आना है, इसीलिए हर एक पॉइंट्स को ध्यान में देखोगे। अभी आपका डेज भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा कभी मत करोगे, ध्यान रखोगे। ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, ये मेरा डायरेक्शन भी है। ठीक, समझ में आ गई बातें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या कहता है? एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर सुपरविजन। क्या सुपरविजन है? हाँ सर। लीडरशिप है? हाँ सर। मोटिवेशन है? हाँ सर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डायरेक्शन इज क्या कंपलसरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है? तो याद रखोगे डायरेक्शन जो है वो कंपलसरी है, देना ही देना पड़ता है। जब तक हम डायरेक्शन नहीं देंगे किस दिशा में जाना है, आप नहीं जा पाओगे। जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हो थे मेरे वीडियो का कि सर वीडियो भेजिए, हम लोग को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा। पूरा बुक बहुत ज्यादा है और बस 4-5 दिनों में पूरे बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने डायरेक्शन बताया कि देखो ये टॉपिक आपको कर लेना है, तो अब उस डायरेक्शन पे हम लोग चलेंगे। तो ये क्या है? नेसेसरी है। ठीक, नेक्स्ट कहता है सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ। सुपरविजन किसका एलिमेंट है? लीडरशिप का है, प्लानिंग का है, डायरेक्शन का है, या नन ऑफ दिस? तो याद रखोगे डायरेक्शन, सुपरविजन तो डायरेक्टिंग में ही आता है, इसलिए सुपरविजन जो है वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है? मोटिवेटेड इंप्लॉयज आर रिवॉर्डेड। मोटिवेटेड इंप्लॉयज क्या नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होगा? तो अगर आपको मोटिवेट किया जाए तो आप पॉजिटिव वे में जाओगे, नेगेटिव कहां है? आपको पॉजिटिवली आपको किया जा रहा है, हाँ भैया हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, समझ गए? तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, द लीडर प्रोसेस इंटेलिजेंस फॉर साइटनेस
सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज। कहता है निपुणता, क्या उसमें लीडर में निपुणता होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए, हाँ सर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। दूसरा कहता है दूरदर्शिता, फॉर साइटनेस, क्या हम लोगों को दूरदर्शिता, एक लीडर क्या होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है वो बताए, हाँ सर ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब लीडर में ही कॉन्फिडेंस नहीं है वो दूसरों को क्या देगा, लीडर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये सर सारे के सारे इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है, लीडरशिप इज क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, नेसेसरी है, वेस्ट ऑफ मनी है, अननेसेसरी है। सर नेसेसरी है, लीडरशिप जरूरी है। तो याद रखोगे लीडरशिप आपको पढ़ भी लेना है लॉन्ग के लिए भी, मैं बता रहा हूं बार बार। नेक्स्ट, द मैनेजर इज, मैनेजर कौन होता है, बॉस, ओनर, लीडर। तो याद रखोगे मैनेजर जो होता है वो लीडर, क्योंकि वो मैनेजमेंट करता है, वो बताता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, किस दिशा में जाना है, कैसे काम करना है, मैनेज कैसे करना है, टाइम को भी इफेक्टिवली भी और इफिशिएंटली भी, कम टाइम पर भी, कम समय पर भी और कम कॉस्ट में भी। समझ में आ गया, तो वो क्या है, एक लीडर है। समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो सजेशन इज, हॉरिजेंटल मतलब समतल, समतल संदेशवाहन, ऐसा संदेशवाहन, देखिए मैंने बोला ना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा उसमें आपको सारा दिख जाएगा। तो समतल संदेशवाहन जो है वो कैसा होता है, तो ऊपर की ओर अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, समतल पैरेलल होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो सर पैरेलल अभी मैंने बताया पैरेलल होता है। ठीक, हिंदी में भी देखो क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव करो ना तो हिंदी और इंग्लिश बोथ पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश बोथ पढ़ने से आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। जैसे इसमें देखो हिंदी मिल गया, अब हिंदी में भी दिया हुआ है समतल संदेशवाहन और हिंदी का उसका ऑप्शन है समतल स्तर पर, तो दोनों समतल समतल एक मिल गया। ठीक है, आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन होता है, वर्बल होता है, फॉर्मल होता है, या ऑल ऑफ दिस होता है। तो ऑल ऑफ दिस। सर कम्युनिकेशन देखो हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसे कैसे आप समझ सकते हो, बोलकर, अच्छा सर देखकर, गेस्चर में, देखो इशारों से भी बात होती है, या हम लोग किसी साइन बोर्ड में भी देखते हैं, अच्छा लिख कर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, और इसके अलग अलग स्टेप हैं, एक से बहुत सारा निकलता है, एक मैंने अभी पैरेलल जैसे बताया, ठीक है, एक सीधी लाइन में चलता है, ठीक है ना, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक पूरी तरह से। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन का स्किल है। जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल में मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, एक से जाता है और 5 जगहों को निकलता, फिर वो 5-5 जगहों को निकलता, विस्फोटक नहीं होता है, क्योंकि वो गॉसिप है ना, मैंने कुछ बातें बताई, आप जाकर उसको बताओगे, उसको आपका खाना नहीं पचेगा जब तक आप 10 लोगों से नहीं बताओगे, और वो 10 लोग 100 लोगों से नहीं बताएंगे, उसका खाना नहीं पचेगा। तो ये इनफॉर्मल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो याद रखोगे ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। हम लोग फटाफट चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। डायरेक्टिंग के बाद हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, सबके द्वारा अपने नीचे वाले को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, ये कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दीज है। तो सर ये कंपलसरी है, हर एक को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो हाथ से निकल जाओगे। समझ में आया ना, तो सारे कोई कंट्रोल करके रखते हैं अपने से नीचे वाले को। नेक्स्ट कहता है कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है। तो फंक्शन क्या था मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर सबसे लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, तो ये लास्ट आंसर होगा। कहता है इफेक्टिव कंट्रोल इज, प्रभावी नियंत्रण है, स्टैटिक स्थिर, या प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित है, या डायनेमिक है, या ऑल ऑफ दिस है। तो याद रखोगे डायनेमिक। कंट्रोलिंग हमारा इफेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, डायनेमिक, समय के अकॉर्डिंग हम आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, समझ गए ना। अभी आपको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार बच्चे को मारपीट कर ही समझाया जाता है, कभी प्यार से भी तो कभी मार से भी। याद रखोगे, ऐसा नहीं कि हर टाइम पर प्यार ही जरूरी होता है, तो हर एक चीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। तो ये डायनेमिक होगा। नेक्स्ट क्या है सर, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। कौन सा है सर, थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। तो याद रखोगे प्रैक्टिकल है, हमारा व्यवहारिक है, क्योंकि व्यवहार है ना, कंट्रोल हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकली हम लोग को किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू,
कंट्रोल किससे रिलेटेड है? रिजल्ट से है, फंक्शन से है, एफर्ट से है, नन ऑफ दिस। तो रिजल्ट से है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अगर रिजल्ट खराब निकल रहा है तो कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर वर्कर्स अपना काम अपने सही टाइम पर, सही समय पर, सही अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन वही अगर काम रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कंट्रोल करने की जरूरत है। तो रिजल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है सर? नेक्स्ट कहता है द बाय एम्प्लॉइज कंट्रोल इज, एम्प्लॉइज जो है नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। कर्मचारियों को क्या लगता है कि उनको कोई कंट्रोल करे या उनको कंट्रोल ना करे? तो कर्मचारी जो है कंट्रोल का क्या करते होंगे सर? उनका विरोध करते होंगे, अपोज्ड, या सपोर्ट करते होंगे, लाइक करते होंगे, नन ऑफ दिस। तो सर अपोज्ड करते होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमको कोई कंट्रोल करे, तो हमेशा वो अपोज्ड करेंगे। तो ये अपोज्ड इज द राइट आंसर। अच्छा, लास्ट कहता है कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटीज है? कॉस्टली है या चीपली है, सस्ती है, या अनइकोनॉमिक है, अनार्थिक है, नन ऑफ दिस है। तो याद रखोगे कॉस्टली है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए आपको लीडर बनाना पड़ेगा, लीडर बुलाना पड़ेगा और उस पर ज्यादा खर्च किए जाते हैं। तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ईटीपी में पढ़ ही रखा है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसे यूटिलाइज होते हैं, वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए जो हम लोग सारी कैपिटल को यूजेस करते हैं। ठीक है, अच्छा पैसे आते कहां से हैं? शेयर से, डिवेंचर से, ये सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम लोग पैसे वहां से इकट्ठा करते हैं, या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट से। तो ये हमने ईटीपी में पढ़ ही रखा है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है इसमें मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद रखोगे, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस का मैनेजमेंट। इसके मेन फंक्शन क्या है? पहला कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ सर। दूसरा प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, फंड को प्राप्त करना, हाँ सर। तीसरा एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, हाँ सर, प्रॉफिट को बढ़ाना और उसका अलॉटमेंट करना, हाँ सर। और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू। फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो कौन सा डिसीजन लेगा? फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेगा, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेगा, या डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेगा, या ऑल ऑफ दिस? तो सर वो सारे लेता है, क्योंकि पैसे सारे में आते हैं। ठीक है, वो फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो या डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा बांटे, सब में आता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग। कब हुआ था? तो याद रखोगे ये डिक्लेयर हुआ था 1930 से 40 के बीच में। 30 से 40 के बीच में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है सर मींस डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। पूर्व निर्धारण मतलब हम लोग कौन सा चीज है जो पहले करते हैं? तो सर राइट आंसर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं? पहले करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही डिसाइड करते हैं कि आगे करना क्या है। तो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ। डेब्ट सर्विसेज कवरेज रेशियो, हाँ। ऑल ऑफ दीज अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट कहता है द सोर्सेज ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट। फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट याद रखोगे, जो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो पहला क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर, सर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ। इश्यू ऑफ शेयर, सर अंशों का निर्गमन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ सर। क्रेडिटर्स, नहीं सर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो क्रेडिटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल को कहां कहां से लाया जा सकता है? तो पहला कहता है डेटर, हाँ सर शॉर्ट टर्म के लिए आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ सर शॉर्ट टर्म है। कैश सेल, हाँ सर शॉर्ट टर्म है। ऑल ऑफ दीज अबव। तो ये सारे हमारे वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज साइज ऑफ इंटरप्राइज, हाँ सर। पीरियड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाँ सर। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, हाँ सर। ऑल ऑफ दीज अबव। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल को बताया गया। तो वर्किंग कैपिटल में ये सारी चीजें इंवॉल्व की जाती है जो डे टू डे लाइफ के खर्चों से रिलेटेड हो। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है।
नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए जरूरी होता है? तो मैंने बताया फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सर? पहला फॉर पेमेंट ऑफ द रूटीन एक्सपेंसेस, नहीं, इसके लिए वर्किंग कैपिटल है। दूसरा है फॉर परचेज ऑफ द लैंड, हाँ सर, लैंड खरीदने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट खरीदने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? फिक्स कैपिटल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, फॉर परचेज ऑफ लैंड। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, डिविडेंड देना जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या है? तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़े थे ईटीपी में कि ये वॉलंटरी है, ये ऐच्छिक है। आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कितना देना है, क्या देना है, ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी होता है। समझ में आ गई बातें? चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। मतलब अब पैसा जो हमारा है वो किस बाजार से लिया जाएगा? तो याद रखोगे फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार दो तरह के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हिंदी में कहते हैं मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट को हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक, मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल या उससे कम के लिए जो होता है वो पैसा उधार लेते हैं। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार लिए जाते हैं। समझ में आ गया? मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लिया क्या जाता है? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कॉमर्शियल बिल। ठीक है, तो याद रखोगे ये सारी चीजें इसमें इशू की जाती है, ये पैसा लिया जाता है। कोई 90 दिन के लिए, कोई 180 दिन के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, अलग अलग ये इसका डेट रहता है। ठीक, मैच्योरिटी पीरियड। लॉन्ग टर्म के लिए दो तरह के मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट जिसको प्राथमिक बाजार कहते हैं, एक सेकेंडरी मार्केट जिसको गौण बाजार कहते हैं। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करती है, आईपीओ, जो आपने शेयर्स में अकाउंट्स में पढ़ रखा था, फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करती है, और दोबारा जब उसको खरीद बिक्री किया जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीद बिक्री किया जाता है। समझ में आ गई बातें? तो फर्स्ट टाइम वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी, सेकेंड टाइम सेकेंडरी मार्केट में, जहां से हम लोग खरीद बिक्री सारा करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू की जाती है। तो इन सब चीजों को, पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हम लोगों ने नेशनलाइज किया था, पावर दिया था, ऑथोरिटी दी थी, कब? 1992। ठीक है, 1992 में हम लोग ने इसको पावर दिया था, ऑथोरिटी दी थी। याद होगा आप लोग को हर्षद मेहता स्कैम 1991, उसके बाद इसको पावर दिया गया था 1992 में, याद रखोगे, सेबी। ठीक है, अच्छा, स्टॉक मार्केट कहां कहां है? तो ये सारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोगों को जो बिकते हैं, हम लोग जो शेयर मार्केट खरीद बिक्री करते हैं, इसको शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट्स कहां कहां हैं? तो ये बहुत सारे जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह हम लोगों का है। ठीक है, अब सेबी का हेड ऑफिस पढ़ लेना है, तो सेबी के हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, याद रखोगे। सेबी का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, और इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? मनी मार्केट डील्स इन। मनी मार्केट जो है हम लोगों का वो क्या डील करता है? तो पहला ऑप्शन कहता है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, दूसरा मीडियम टर्म्स, तीसरा लॉन्ग टर्म, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए करता है, तो शॉर्ट टर्म इज द राइट आंसर। इसी का अपोजिट कैपिटल मार्केट डील्स इन। कैपिटल मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। सर आपने बता दिया लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? इन न्यू इशूड शेयर डील्स। न्यू इशू शेयर कहां इशू किया जाता है? न्यू शेयर्स मैंने बताया कि न्यू शेयर जो इशू किया जाएगा वो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सर प्राइमरी मार्केट। देखिए फ्लो चार्ट फिर से आप लोग कॉपी करते चले जाओगे सारे का। नेक्स्ट क्या कहता है सर? नेक्स्ट कहता है लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। लीगली तौर पर उसको पावर कब दिया गया था सर? 1992 में, याद रखोगे, हर्षद मेहता स्कैम के बाद, 1991 के बाद 1992 में। तो 1992 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। किसके इंटरेस्ट को? इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे थे ना, उनके पैसे कंपनी लेकर डुबा दे रही थी, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया गया? सेबी गाइडलाइन बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को सिक्योर, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सेबी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज। मैंने अभी बताया
हेड ऑफिस सेबी का कहां है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, बाकी इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी इज, सर्विसेज ऑफ सेबी इज, क्या वॉलेंट्री ऐच्छिक है, इच्छा पर निर्भर करता है, नेसेसरी है, वॉलेंट्री है या कंपलसरी है? तो याद रखोगे सेबी का जो फंक्शन है, जो उसकी ऑथोरिटीज है, वो क्या है? सर कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज सर्विसेज सेबी का जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या है? द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखोगे लंदन। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज विश्व में सबसे पहला लंदन में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या है सर? उसके बाद कहता है भारत में सबसे पहले जो है स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया में कब बना है सर? 1887 में, 1887 इंडिया में बना है। 1887 में स्टॉक एक्सचेंज, याद रखोगे स्टॉक एक्सचेंज, जहां हम लोग खरीद बिक्री, एक बाजार है जहां हम लोग शेयर का खरीद बिक्री करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बीएससी नाम सुने ही होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विपणन, मार्केटिंग। ठीक है, हम लोगों ने ईटीपी में मार्केटिंग का पूरा चैप्टर पढ़ रखा था, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ठीक है, और इसमें भी हम लोग बीएसटी का जब लॉन्ग वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मार्केटिंग को पूरा डील कर लेंगे कि सर मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। अभी शॉर्ट में बता दूं, मार्केटिंग मैंने बताया था कि हम लोग को प्रोडक्ट बेचने से नहीं, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज, हम लोग सेल करने के बाद भी सर्विसेज देते हैं, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट पे भी ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए क्या, हम वही प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किस क्वालिटीज का बनाएंगे, क्या क्या प्राइसिंग देखेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो बहुत सारा कुछ मिलकर मार्केटिंग बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्रांड भी पढ़ चुके हैं, लेबलिंग भी पढ़ चुके हैं, लेबल, इसको मैंने ईटीपी के वीडियो में अच्छे खासा बता रखा था, आप लोग उसको भी देख सकते हो, उसमें से कुछ कुछ हिंट्स ले सकते हो। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, तो मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग हमने पहले ही पढ़ रखा था कि हम मार्केटिंग पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो खर्च नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसी से हमारा जो सेल है वो इंक्रीज करेगा, जो प्रॉफिट है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या कहता है? मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन, विपणन व्यय भार है, किस पर पड़ेगा? अगर हम मान लीजिए कि मेरी पेन की कंपनी है, हम कुछ एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्या हम अपने पॉकेट से लेंगे या प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे? सर वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में, क्योंकि पॉकेट से तो कोई लगाएगा नहीं, तो प्रोडक्ट में ही ऐड हो जाएगा, और प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? कंज्यूमर। तो सारा का सारा बर्डन किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे। तो याद रखोगे मार्केटिंग का सारा भार किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपलसरी है, याद रखोगे अनिवार्य है, करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग के बिना आप सोचोगे सेल कर लें, सेल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या कहता है? द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज, विपणन का लाभ है, किसको होगा? कंज्यूमर को होगा, बिजनेसमैन को होगा, मैन्युफैक्चरर को होगा, या टू ऑल होगा? सर सभी को होगा, मार्केटिंग से सभी को फायदा होगा। ठीक है, सभी का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज। मैंने बताया प्रोडक्ट पे भी ध्यान देते हैं, सेल पे भी ध्यान देते हैं, कंज्यूमर पे भी ध्यान देते हैं, लोगों को चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारा मार्केटिंग है। ठीक, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या कहता है? ब्रांड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, ब्रांड की अच्छी विशेषता क्या है? तो सर शॉर्ट नेम, ये एटीपी में भी क्वेश्चन था आप लोगों का, मेमोरेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। सर ये सारी चीजें नहीं, शॉर्ट में नेम होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें ब्रांड में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? लेबलिंग, लेबलिंग हमारे लिए क्या है? कंपलसरी है, नेसेसरी है, वॉलंटरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है? सर नेसेसरी है, इसको लगाना जरूरी है। लेबलिंग मतलब होता है लेबल, जिसमें हम लोगों का देखोगे वेट लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जैसे लेज के पीछे पैकेट्स में देखोगे उसमें सारी चीजें लिखी रहती है, दैट इज अ लेबलिंग। ठीक है, तो ये जरूरी है सर, आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, अमेरिका में इसका जन्म हुआ। मार्केटिंग का जन्मदाता है अमेरिका, याद रखोगे अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इज, एडवर्टीजमेंट क्या है सर? तो मैंने अभी बताया कोई भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं किस लिए? वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट है एट द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
सर नेक्स्ट क्या कहता है, सबसे कॉस्टेस्ट मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, विज्ञापन में सबसे महंगा साधन है, हम लोग सबसे महंगा क्या पड़ेगा अगर हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत तरह का होता है, तो पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल प्रमोशन और चौथा है पब्लिक रिलेशन। तो याद रखोगे पर्सनल सेलिंग, मैंने बताया भी था डोर टू डोर जाकर जब पर्सनली बेचता है सामान, जब हम लोग कंज्यूमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारा पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल है। और पर्सनल सेलिंग डायरेक्टली बेचना काफी महंगा है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर के पास पहुंचकर उसको बेचना ये काफी महंगा पड़ता है। तो सबसे महंगा जो हमारा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट का वो है पर्सनल सेलिंग। समझ में आ गई बातें? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो बनाया गया था 1986 में। याद रखोगे कंज्यूमर एक ग्राहक संरक्षण अधिनियम बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जागो ग्राहक जागो। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिसमें से एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, जैसे हम लोग चुनने का अधिकार, हम लोग बार्गेन कर सकते हैं, हम लोग राइट टू हेयर, हम लोग सुनने का अधिकार है, हम जो चीज पूछें उसके बारे में जो सेलर है वो बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं हम लोगों को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बातें? तो चलिए फटाफट हम लोग इसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और एक चीज याद रखोगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। तो सर आपने बताया है कब पास हुआ था, 1986 में, तो 1986 इज द राइट आंसर। फिर कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इफेक्ट इन इंडिया, लेकिन कब लागू हुआ था इंडिया में? तो याद रखोगे 15 अप्रैल 1987। 86 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987, एक साल के बाद पारित हुआ था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंप्लेंट्स मींस, ठीक है। यहां पर कहता है कंप्लेंट्स जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। शिकायतकर्ता कौन होगा? कंज्यूमर है, राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑल ऑफ दीज है। तो सर ये ऑल ऑफ दीज है, सभी कोई यहां पर कंज्यूमर एक्ट में शिकायत दर्ज करवा सकता है, ठीक, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या कहता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल्ड एजेंसीज आर, कौन कौन सी है सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ऑल ऑफ दीज। तो हर एक के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया है, स्टेट के लिए भी बनाया गया है, नेशनल के लिए भी बनाया गया, ठीक है। और इसके मैं रूल्स भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। नेशनल कमीशन, याद रखोगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम लोग कहां रहते हैं? धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ या उससे कम का जो डिस्प्यूट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का है, ठीक है। अच्छा, उससे ऊपर जाओगे स्टेट लेवल, जैसे झारखंड, तो स्टेट लेवल का मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 1 करोड़, कौन सा? स्टेट लेवल के लिए। और नेशनल लेवल के लिए जाओगे तो नेशनल लेवल के लिए याद रखोगे आप लोगों का 10 करोड़ से भी अधिक है। नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से भी ज्यादा है, मोर देन, याद रखना है आपको। तो नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट कितना है? 10 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, स्टेट लेवल पे देखोगे धीरे धीरे कम होगा, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से ज्यादा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है? 1 करोड़। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा होता है इसलिए उसमें 1 करोड़, उससे ऊपर जाओगे स्टेट होता है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा, और उससे ज्यादा नेशनल लेवल पे 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स न्यूमेरिकल याद रखने हैं। तो पहला कहता है हमारा नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पर सर कितना है? 10 करोड़, यह आंसर हो जाएगा नेशनल लेवल का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, कितना तक स्टेट कमीशन करेगा? सर एवं 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, झारखंड, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना तक सेटल करना है? तो सर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम तक का हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है, द मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, याद रखोगे 3 टायर, त्रिस्तरीय, 3 टायर कहा गया है इसको,
तो ये हो गए आपके सारे बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा वन शॉट। आप लोग इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें, अभी दिन है आपके पास, इसको रिवाइज करें, बार बार पढ़ें और देखते रहें इसमें। और कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और पूछें सर ये समझ नहीं आया, उसको बता दें। और याद रखोगे वीडियोस को बार बार देखोगे ताकि माइंड में आपका सारा ऑब्जेक्टिव कैप्चर हो जाए और उसको वहां पर आप बना के लिख सको। और क्योंकि लास्ट एग्जाम है, थोड़ा सा समाज सेवा भी कर लें, लोगों से भी शेयर करें और बताएं उनको कि ये वीडियोस देख लें और पढ़ें, जिससे आपको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।